हेलो व्यूअर्स, आपने ह्यूमन हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट तो देखे होंगे, लेकिन आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे वेटनरी डॉक्टर से जिन्होंने इस प्रोफेशन में एक नई स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई है। हेलो मोहम्मद जाहिद ताहिर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। अपनी जर्नी के बारे में बताना कुछ पसंद करेंगे? गुज़िश्ता 20 साल से मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। 2009 में मुझे मौका मिला फ्रांस की एक बड़ी लीडिंग लेबॉर्ट्री है जो K9 ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, उनके साथ PhD का सफ़र का आगाज़ करने का। सो 2009 मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, द पॉइंट व्हेन आई एक्चुअली स्विच्ड from a general practice veterinarian to a specialized K9 reprovet. Reprovet क्या चीज़ है? I think it's something which defines me, which you could call as partners for our breeders. A reprovet is a friend in need for our breeders. So we are the doctors, we are the veterinarians who specialize in reproduction related services. डॉक्टर साहब, अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे? रेप्रोवेट सर्विसेज में हम इसको कैटेगराइज करेंगे दो हिस्सों में, एक फीमेल ब्रीडिंग के हवाले से और दूसरा हमारा सेगमेंट होता है मेल ब्रीडिंग फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी को लेके। ये वजाइनल साइटोलॉजी क्या चीज़ होती है? साइटोलॉजी आपको हीट की स्टेज पता चलाने में हेल्प करती है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि हीट की स्टेज को पता चलाने के लिए टेस्ट करती है, प्रोजेस्टेरॉन भी इसी टेस्ट को कहते हैं? ब्लीडिंग, जिसको हमारे ब्रीडर्स अमूमन एक साइन ऑफ हीट देखते हैं, आपको ये कंफर्म करती है कि फ़ीमेल हीट पे है या नहीं। साइटोलॉजी आपको बताती है कि फ़ीमेल की हीट का कौन सा डे चल रहा है और प्रोजेस्टेरॉन आपको गाइड करता है कि उसकी मेटिंग का कौन सा दिन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या रिकमेंड करते हैं? व्हाट आर द गोल्डन डेज फॉर द फीमेल कि किस टाइम उसको मेट करवाना चाहिए? पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, 9th, 11th और 13th डे आर कंसीडर्ड द गोल्डन स्टैंडर्ड। बट देन एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि तमाम की तमाम फीमेल्स उस नॉर्मल रेंज में फॉल नहीं करती। इस वक्त मेरे पास जो फीमेल है जिसका आज 27th डे है और स्टिल वो ब्लीड भी कर रही है, बट अभी वो फीमेल मेटिंग के लिए तैयार नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक ही फीमेल का टेस्ट एक ही दिन दो डिफरेंट लैब्स में करवाता हूँ, आप ये समझते हैं कि इन दोनों की जो रेटिंग्स हैं और इन दोनों का ग्राफ एक ही जैसा आना चाहिए? वजाइनल साइटोलॉजी एक सब्जेक्टिव एवेलुएशन है, सो हर वेटनेरियन अपनी डिफरेंट आंख से उस चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको एवेलुएट करता है। प्रोजेस्टेरॉन एक ब्लड वैल्यू आपको देता है, तकरीबन हर लेबॉर्ट्री का वैल्यू डिफरेंट आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेबॉर्ट्री गलत टेस्ट दे रही है आपको रिजल्ट, इसका मतलब ये है कि आपके इस टेस्ट के लिए उस वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया। एक सवाल जो मुझसे अक्सर ब्रीडर्स और डॉक्टर्स पूछते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की कौन सी वैल्यू पर मेट करवाना चाहिए। देयर इज़ नो बेस्ट वैल्यू फॉर मेटिंग। What we as a veterinarian, as a reprovet do is हम ये देखते हैं कि एक फीमेल अपनी हीट में कैसे प्रोग्रेस कर रही है। So progesterone doesn't go down, अलबत्ता फीमेल अपनी हीट में आने के बाद पीक फर्टिलिटी टाइम से बाहर निकल जाती है। डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि ये एक टेस्ट से इसका ग्राफ की जो रिपोर्ट है वो सही आती है? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट रिमार्क, आई मस्ट से। सो हमारी ख्वाहिश होती है कि एक ही दिन पहले ही टेस्ट पे हमें तमाम जवाब मिल जाएं, जो कि साइंटिफिकली मुमकिन नहीं होता। दुनिया में तो जब एक फीमेल हीट पे आती है तो उसके हर दूसरे तीसरे दिन वजाइनल साइटोलॉजी और हर तीसरे चौथे दिन प्रोजेस्टेरॉन करवाया जाता है। यकीनन पाकिस्तान में रहते हुए ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि किसी एक ब्रीडर को जो अपनी फ़ीमेल के लिए एक आइडियल ब्रीडिंग प्लान करना चाहता है, उसमें मैं अमूमन रिकमेंड करता हूँ कि आप 5वें या 7वें दिन पर एक साइटोलॉजी टेस्ट करवाएं। वो साइटोलॉजी आपको हेल्प आउट करेगी ये फैसला करने में कि आपको पहला प्रोजेस्टेरॉन कब करवाना चाहिए। इस तरह सिर्फ एक साइटोलॉजी और एक प्रोजेस्टेरॉन करवा के आप अपनी फीमेल्स की ब्रीडिंग प्लानिंग कर सकते हैं। आपके ख्याल से कि ये जो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, आप उनको मल्टीविटामिन्स रेकमेंड करते हैं? सप्लीमेंट्स हैं, उनकी ज़रूरत एक ब्रीडिंग फीमेल को या मेल को ऑलमोस्ट हमेशा चाहिए होती है। सो एक गलतफहमी हमारे यहाँ ये है कि जब एक एनिमल हीट पे आता है तो उस पर मेहनत की जाती है, बाकी 4 महीने में उसको एक तरह से इग्नोर रखा जाता है। एक ब्रीडर फीमेल या ब्रीडर मेल को आपको राउंड द ईयर हर महीने फॉलोअप पे रखना चाहिए होता है। जो बेस्ट सप्लीमेंट है वो एक अच्छी खुराक है। ब्रीडिंग फीमेल को
सिर्फ हीट पे आने या मेट होने या प्रेगनेंसी होने के बाद ही विटामिन की ज़रूरत नहीं है। उसको राउंड द ईयर एक अच्छी खुराक, एक अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छी कीपिंग की ज़रूरत होती है। सो लोगों का ये भी कहना है कि लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से फीमेल अपने जो बच्चे हैं वो खा जाती है। आप क्या इस पे कमेंट करते हैं? कुछ ब्रीडर्स प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए, बिकॉज़ वो वेल्पिंग के दौरान या उसके बाद फीमेल के लिए प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। अगर एक माँ अपने लिटर में से किसी एक पप या पूरे लिटर को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसकी पहली वजह कैल्शियम की कमी नहीं, उस फीमेल का एंग्जाइटी का शिकार होना है। डॉक्टर साहब, लोगों की जो लास्ट जो चॉइस होती है वो सी सेक्शन क्यों होती है? I think breeding is all about the right decision taken at the right time. We should avoid C-section as much as possible because we say once a cesarean, always a cesarean. इसमें 3-4 पैरामीटर्स हैं। अगर एक फीमेल के डे 65 एंड अबव हो चुके हैं और वो फीमेल लेबर के उस एक्ट में नहीं आ रही, तो यू नीड टू गेट इट चेक्ड। शी इज़ हैविंग ऑल दोज कंट्रैक्शंस फॉर मोर देन 30 मिनट्स एंड वी डोंट सी एनीथिंग कमिंग आउट, यू प्रोबेबली नीड अ सी सेक्शन। If you see some of the green discharges coming out and there is no pup, you probably need a C-section. Finally, अगर एक पप से दूसरे पप का डिफरेंस 4 घंटे से बढ़ना शुरू हो रहा है तो शायद आपको C-section की ज़रूरत हो। कुछ ऐसे ब्रीडर्स भी हैं इस प्रोसीजर को फास्ट करने के लिए बिफोर टाइम फीमेल को इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं ऑक्सीटोसिन के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑक्सीटोसिन के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसके इंतहाई ख़िलाफ़ हूँ। तो एज अ थंब रूल तमाम ब्रीडर्स को चाहिए जब तक एक पप डिलीवर ना हो जाए ऑक्सीटोसिन ना लगाएं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसी डिलीवरीज़, ऐसी वेल्पिंग इसलिए सी सेक्शन की तरफ जाती हैं कि हमने गलत वक्त पे एक गलत डोज में ऑक्सीटोसिन लगाया हुआ होता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया फीमेल सेक्शन। अब मुझे आप मेल का बताएंगे कि उसका जो हम स्पर्म काउंट चेक करते हैं वो किस एज में होना चाहिए? आई थिंक हमारी डिस्कशन काफ़ी फीमेल ओरिएंटेड थी, बट दैट्स बिकॉज फीमेल गोज़ थ्रू द मोस्ट ऑफ द सफरिंग्स। वो हीट पे भी आती है, 10 दिन हीट पे रहती है, फिर वो मेट होती है, फिर वो प्रेगनेंसी की स्ट्रेस से गुजरती है, फिर वो वेल्पिंग की और फिर उसके बाद लैक्टेशन की। मेल का जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो उसकी सीमन एवेलुएशन है। ये टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ में, क्लिनिक्स पे अब होना शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, और विद इन नेक्स्ट 15 और 20 मिनट्स आपको अपने मेल के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। मेल के जब हम सीमन एवेलुएट करते हैं उसमें 4-5 टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं: कंसंट्रेशन, मोटिलिटी, लाइव डेड, एबनॉर्मल स्पर्म्स की रेशो। ये 4 वो टेस्ट हैं जिनमें अगर एक मेल क्वालिफाई करे तो वो हम कहते हैं इट्स अ मेल विच इज़ नॉर्मल फॉर ब्रीडिंग। सर, हमारी ब्रीडर्स को एक इश्यू है, 5 फीमेल्स हैं, एक मेल के साथ उन्होंने मेट करवाया जिसमें से एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और 4 नहीं होती। मेल के यहाँ एक जो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटिंग है, 1 दिन छोड़ के ब्रीड लेते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि 5 फीमेल्स एक ही मेल से मेट हो रही हैं, तो उसमें एक वजह उन फीमेल्स के प्रेग्नेंट ना होने की ये हो सकती है कि वो फीमेल राइट टाइम पे मेट नहीं कराएगी, और दूसरी ये हो सकती है कि उस मेल को शायद उतना रेस्ट नहीं मिला। तो ये समझ लेना कि मैं आज इससे एक एक्स्ट्रा मेटिंग लेके जो रिकमेंडेड विंडो में नहीं है और 2 एक्स्ट्रा कैप्सूल खिलाने से कवर कर लूँगा, नहीं। मल्टीविटामिन्स आर अ रिक्वायरमेंट फॉर अ ब्रीडर मेल, बट दे आर नॉट गोइंग टू कंपनसेट फॉर आवर मिस्टेक्स। यकीनन सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स के साथ आपके ब्रीडिंग एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने काफ़ी नेचुरल चीज़ों के बारे में बताया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में या फ्रोजन सीमेन के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे आप? एज ए रेप्रोवेट वी ऑफर 3 टाइप ऑफ सर्विसेज। फ्रेश सीमन इंसेमिनेशन में हम एक मेल और फीमेल को क्लिनिकल सेटिंग में लेके आते हैं। एग्जैक्टली जो काम एक डॉग कर रहा था नेचुरली, हम उसमें एक 1 स्टेप ऐड करके हम वो काम कर रहे होते हैं। चिल्ड सीमन में हम एक डॉग से सीमन लेके उसको प्रोसेस करके प्रिजर्व कर सकते हैं 5 से 7 दिन के लिए।
फ्रोजन सीमेन इंसेमिनेशन के लिए यू नीड अ कंप्लीट सर्जिकल प्रोसीजर, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड टेक्निक जिसमें आप एक डॉग को एनेस्थेटाइज करेंगे और उसके बाद आप उसमें सीमेन इंसेमिनेट करेंगे। आई वांट टू present to you one of a very special dog. Actually she is an English pointer and we have inseminated her using imported frozen semen. So this is Nanny, our celebrity for today. और ये फीमेल जिसको हमने सर्जिकल इंसेमिनेशन के ज़रिए इम्पोर्टेड फ्रोज़न सीमन रख के इंसेमिनेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का पहला सक्सेसफुल इंसेमिनेशन का रिज़ल्ट है। दिस one success story would certainly open up new avenues for canine breeding in Pakistan. अब जो मेन इशू है, लोग अपने मेल को न्यूटर और फीमेल को स्पे क्यों करवाते हैं? So spaying and neutering बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम मेल और फीमेल को उसकी रिप्रोडक्शन के हक से महरूम करते हैं। ये प्रोसीजर ऑप्ट किया जाता है एज अ पॉपुलेशन कंट्रोल अप्रोच। ऐसे तमाम लोग जो अपने पेट्स एज अ पेट रखना चाहते हैं, वो उनसे आने वाले सालों में प्रोजनी नहीं लेना चाहते, उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि वो स्पे करवा लें। जो आपके पास ब्रीडर मेल और फीमेल हैं उनको 5 या 6 साल उनके ब्रीडिंग करियर के दौरान उनसे प्रोजनी लेने के बाद आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको रिटायरमेंट पे भेजें। 6 साल के बाद आपकी फ़ीमेल्स में मेमोरी ट्यूमर्स और मेल्स में प्रोस्टेट ट्यूमर आ सकते हैं। तो स्पे एंड न्यूटर इज़ नो मोर अ चॉइस, आई वुड से इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को ये लगता है कि स्पे न्यूटर करने से उनके डॉग्स का स्टेमिना लूज़ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। एक स्पे फीमेल की एनर्जी की ज़रूरियात कम होती हैं, ना सिर्फ उनको फीडिंग रिक्वायरमेंट कम होगी बल्कि वो एनर्जी अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू जाहिद साहब फॉर द वंडरफुल नॉलेज जो आपने हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की है। लोगों ने इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखा होगा। Welcome. I would like to appreciate you for this work. You are the first one to have started introducing the dog world in a very special and different way. So I have seen your content. It's a good quality, renowned people. I would really love to be with you again someday for another talk. Inshallah. Thank you for the nice compliment. Allah Hafiz.